हेलो दोस्तों, अगर पब्लिक एड में अन्य संस्थाओं के विकास की बात की जाए, ग्रोथ ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस, तो पहला आता है केंद्रीय सचिवालय। केंद्रीय सचिवालय में इसमें सीधा सा प्रश्न उठ सकता है कि जो भारत सरकार का सचिवालय था वो बंगाल सरकार के सचिवालय से किस प्रकार पृथक कर दिया गया, क्योंकि 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल, बिहार और बंगाल, मद्रास और मुंबई। तो उसमें जो बंगाल की सरकार थी उसका सचिवालय था अपना, तो यह भारत सरकार के सचिवालय से पृथक कर दिया गया। किस वर्ष? 1843 में। और इसी वर्ष जो है केंद्रीय सचिवालय में गृह, वित्त, रक्षा और विदेश विभाग की स्थापना की गई। इसके बाद हम बात करते हैं 1859 में, जब लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय, लॉर्ड कैनिंग। इसके द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की गई, विभाजन की। इसके तहत क्या हुआ कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक, एक या एक से अधिक विभाग अपने पास रख सकता था, जैसा कि आज भी है। जैसे अगर अमित शाह के देखें तो अमित शाह गृह मंत्री हैं प्लस सहकारिता विभाग के भी मंत्री हैं, तो ये हो गया पोर्टफोलियो सिस्टम। तो ये कहाँ से आया? लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में से प्रारंभ किया गया था। इसके बाद हम देखें तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने सचिवालय के कर्मियों के लिए कार्यकाल संबंधी प्रणाली शुरू की और 1905 में ही रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। सबसे अधिक रेलवे का विस्तार किसके समय किया गया था? 1905 कर्जन के समय। कर्जन का चूंकि जो ड्यूरेशन था 1899 से 1905, तो कर्जन के काल में रेलवे का विस्तार ज़्यादा किया गया था, तो इसीलिए रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में किया गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1947 में भारत सरकार के विभाग जो थे अलग अलग, उसका नाम बदल करके मंत्रालय कर दिया था। तो उस समय जो केंद्रीय मंत्रालय था उसमें कुल 18 मंत्रालय थे। ये तो हो गया केंद्रीय प्रशासन से संबंधित। अगर हम देखें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य प्रशासन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पहला, 1772 में 1772 में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने राजस्व संग्रहण व न्याय प्रदान करने के दोहरे प्रयोजन से जिला कलेक्टर के पद की रचना की। अब यहाँ बात समझिए, जो वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर, और इसके अलावा वह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना जब 1773 का एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है। तो उससे पहले वो 1772 में क्या करता है कि जिला कलेक्टर के पद की रचना करता है, और जिसको दोनों अधिकार देता है, वो राजस्व कलेक्शन भी करे, रेवेन्यू कलेक्शन भी करे, और उसके साथ साथ अगर राजस्व संग्रहण के दौरान किसी प्रकार का अन्याय किया जाता है तो उस अन्याय से निपटने के लिए न्यायिक जो शक्ति थी वो किसके पास है? जिला कलेक्टर के पास। इस प्रकार मतलब जिला कलेक्टर के पास दोनों शक्ति थी। क्लियर? जो कि एक अप्रासंगिक सी बात लगती है, और जिसको बाद में 1793 में कार्नवालिस ने इसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। जो ये राजस्व और राजस्व संग्रहण न्याय प्रदान करने की शक्ति थी जो मर्ज कर दी गई थी जिला कलेक्टर में, उसको 1793 में कार्नवालिस ने खत्म कर दिया। इसीलिए कहा जाता है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज जुडिशियल पावर। अब वो केवल क्या रह गया? रेवेन्यू कलेक्टर। तो आज क्या है? यही है, न्याय प्रणाली अलग है, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसके पास केवल कौन सी शक्ति है? रेवेन्यू कलेक्शन की। तो 1772 में शुरू किया गया और 1793 में इसको कार्नवालिस के द्वारा खत्म कर दिया गया। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो 1786 में 1786 में राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जिला और राज्य मुख्यालयों के बीच एक मध्यस्थ प्राधिकरण के रूप में प्रभागी आयुक्त के पद की रचना की थी। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। 1792 में लॉर्ड कार्नवालिस ने जमींदारी थानेदार प्रणाली की जगह दरोगा प्रणाली की शुरुआत की, जो जिला प्रमुख के सीधे नियंत्रण में थी, 1792 में। फिर 1861 में भारतीय पुलिस अधिनियम आता है, उसके माध्यम से कांस्टेबल प्रणाली शुरू की गई, जिसके द्वारा जिला पुलिस को जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट के अधीन कर दिया। क्लियर? तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित। और टर्शरी लेवल का जो तृतीय तल की बात अगर करें, जिसको बोलते हैं स्थानीय प्रशासन, तो इसमें बात करें तो 1687 में भारत में पहला नगर निगम बनाया गया। कहाँ पे? मद्रास में। दूसरा बनाया गया 1726 में मुंबई और कलकत्ता में।
इसके अलावा 1800 अगर हम बात करें स्थानीय प्रशासन से संबंधित जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था वो क्या था, वो 1870 में लॉर्ड मेयो द्वारा उठाया गया वित्तीय विकेंद्रीकरण से संबंधित कदम था। जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन था उसकी शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड मेयो ने 1870 में। इसके अलावा लॉर्ड मेयो के बारे में अगर एक फैक्ट जान लें तो 1872 में भारत में पहली जनगणना की गई। पहली जनगणना अगर पूछे तो लॉर्ड मेयो, लेकिन नियमित जनगणना तो लॉर्ड रिपन। क्लियर। तो वित्तीय फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई और इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया। लॉर्ड रिपन चूंकि 1880 से 84 तक रहते हैं, तो 1882 में प्रस्ताव आया था जो स्थानीय स्वशासन की मजबूती से संबंधित था, उनको स्वाधिकार देने से संबंधित था। तो उस प्रारूप को या उस प्रस्ताव को कहते हैं स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। तो इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है भारत में। अब इसके अलावा देखें तो विकेंद्रीकरण के मुद्दे पर रॉयल कमीशन की नियुक्ति की गई थी 1907 में 1907 में, और जिसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1909 में। तो ये पूछा जाता है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो चेयरमैन थे इसके हब हाउस। भारत सरकार 1919 कहा जाता है कि जो द्वैत शासन था, चूंकि सबसे पहले बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा शुरू किया गया, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। कब, 1765 में, जब वो इलाहाबाद की संधि हुई। और वो जो द्वैत शासन प्रणाली था वो 1765 से लेकर 1772 तक चला, और 1765 में जो शुरू किया गया था द्वैत शासन प्रणाली, वो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया, और बाद में 1772 में जा करके वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और वहाँ पे खत्म हो गया था द्वैत शासन प्रणाली। लेकिन 1919 के माध्यम से इस द्वैत शासन प्रणाली को पुनः शुरू कर दिया जाता है। क्लियर। और लियोनिन कार्टिस को जन्मदाता माना जाता है, लियोनिन कार्टिस। अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि 1919 के माध्यम से जो स्थानीय स्वशासन रहता है उसको हस्तांतरित विषय का दर्जा दे दिया जाता है। क्योंकि उस समय जैसे द्वैत शासन होता था, द्वैत शासन का मतलब क्या है समझिए इसको। द्वैत शासन का मतलब है कि जैसे राज्य है, कोई एक क्षेत्र है, स्टेट है, तो उसमें अलग अलग मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो उसको अगर दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए और उन दो भागों का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग लोग करें, तो जो एक हस्तांतरित विषय होता था, एक आरक्षित विषय होता था। आरक्षित विषय में क्या होता था कि सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रखे जाते थे, हस्तांतरित विषय में कम महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रखे जाते थे। जो आरक्षित विषय होता था उसमें गवर्नर जनरल, उसका प्रशासन कौन करता था, गवर्नर जनरल प्लस उनकी कार्यकारिणी में सम्मिलित जो सदस्य होते थे उनके माध्यम से होता था। जबकि हस्तांतरित विषय का प्रशासन गवर्नर जनरल प्लस जो निर्वाचित मंत्री होते थे भारतीय जनता के द्वारा, उनके द्वारा किया जाता था। क्लियर। तो ये हो गया हस्तांतरित सबसे कम महत्वपूर्ण विषय, आरक्षित सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय। तो जो स्थानीय स्वशासन था उसको 1919 के द्वारा पूछा जा सकता है कि कहाँ रखा गया, हस्तांतरित विषय में रखा गया। क्लियर। और बाद में 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू जब प्रांतों को स्वायत्तता दी जाती है तब वो प्रांतीय विषय कर दिया जाता है। क्लियर। तो 1919 के माध्यम से प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया और 1935 के माध्यम से केंद्र में द्वैत शासन लाया गया, और 1935 के माध्यम से प्रांतों को स्वायत्तता भी प्रदान कर दी जाती है, और इसी स्वायत्तता के साथ साथ स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय का दर्जा दे दिया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय का दर्जा दे दिया गया, और किस अधिनियम के माध्यम से, किस एक्ट के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय का दर्जा दे दिया गया। और इसके अलावा देखें तो शिक्षा को भी स्थानीय स्वशासन के साथ साथ हस्तांतरित विषय में ही डाल दिया जाता है। ऊपर जो दिया गया है अरुण जेटली और सुरेश प्रभु, इसकी बात करते हैं आगे। अब आए हम तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, वित्तीय प्रशासन की, तो देखते हैं हम 1860 में बजट प्रणाली शुरू की गई थी, वही कैनिंग के शासनकाल में। और हमने बात कर लिया है वित्तीय प्रशासन का डिसेंट्रलाइजेशन, वित्तीयकरण जो विकेंद्रीकरण है वो इसके शासनकाल में शुरू हुआ 1870 में लॉर्ड मेयो के काल में। 1921 में, कभी कभी ये 1924 में मिलता है, इसमें 1921 लिखा है लक्ष्मीकांत में। 1921 में एकवर्त समिति की सिफारिश के आधार पर रेल बजट को आम बजट से पृथक कर दिया गया था।
1921 में, तब से ये प्रथा चला आ रहा था। अब फिर इसे जो है मंजूरी दे दी गई विलय की, मतलब अब आम बजट और रेलवे बजट एक साथ प्रस्तुत किए जाएंगे, इसके विलय की मंजूरी दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में विलय को मंजूरी दी गई 2016 में, लेकिन इस विलय की मंजूरी को लागू किया गया वर्ष 2017 में। और ये पूछा जा सकता है किस समिति की सिफारिश पर इसका विलय कर दिया जाता है रेलवे बजट और आम बजट का, तो वह है विवेक देबोराय समिति। क्लियर। तो जो हमने पीछे लिखा हुआ था ये है अरुण जेटली और सुरेश प्रभु। तो अरुण जेटली क्या है? अरुण जेटली पहले वित्त मंत्री बनते हैं कि जो आम बजट और रेलवे बजट को एक साथ प्रस्तुत करते हैं, पहले वित्त मंत्री। और सुरेश प्रभु क्या है? आम बजट और रेलवे बजट को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने वाले रेल मंत्री बनते हैं सुरेश प्रभु। ठीक है, तो अंतिम रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु हो गए, जिन्होंने अलग अलग आम बजट और रेलवे बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया, या रेल बजट को अंतिम रूप से अलग से बजट के रूप में प्रस्तुत करने वाले सुरेश प्रभु हैं। और अरुण जेटली वर्ष 2017 से 1 फरवरी 2017 से दोनों बजट को एक साथ प्रस्तुत करने वाले पहले वित्त मंत्री बनते हैं। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो 1921 में ही केंद्र में लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, आगे हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये 1921 में बना था, किसकी सिफारिश के आधार पर? भारत सरकार अधिनियम जो था 1919 उसी में दिया हुआ था। 1935 में केंद्रीय अधिनियम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी की जाती है। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, इंपॉर्टेंट। और अगला देखें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के परिवर्तन के बारे में, मतलब क्या क्या हुआ जानते हैं। ये कि केंद्र और राज्य के दोनों स्तर पर संसदीय प्रणाली शुरू की गई। संसदीय प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि विधायिका के प्रति क्या कार्यपालिका जवाबदेह होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संसदीय प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। शक्ति का बंटवारा कर दिया गया है, चूंकि संघात्मक प्रणाली अपनाई गई है तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। क्लियर। तो इस तरीके से चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।